This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. Welcome everyone. Namaste to Bharat FM. सेहत बातें नहीं पुरानी। मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा सिंह, डॉक्टर अनीशा सिंह फ्रॉम सिंसिनाटी यूएसए, और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक आचार्य फ्रॉम अहमदाबाद इंडिया। मैं यहाँ पे यूएस में इंटरनल मेडिसिन विमेंस हेल्थ फेलोशिप के बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस है मेरी फॉर लास्ट 20 years, प्राइमरली सीइंग जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। मेरी एजुकेशन ऑफ कोर्स कंटिन्यूड रही है। मैंने बिकॉज ऑफ माय ओन इंटरेस्ट तो यहाँ पे न्यूयॉर्क से मैंने अपना होलिस्टिक न्यूट्रिशन किया, फिर उसके बाद योगा टीचर ट्रेनिंग की और योगा टीचर ट्रेनिंग करी, तो फिर इंटरेस्ट हुआ कि आयुर्वेद, व्हाट इज दिस मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, ये क्या है जो कि हमारे ट्रेडिशंस में जब योगा सीखा तभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ कि बिकॉज योगा एंड आयुर्वेद ऑफ कोर्स आर सिस्टर साइंसेस। तो फिर वो जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि ये सब क्या है जो डिजीज़ेस हम लोग यहाँ पे एंड वेस्टर्न मेडिसिन हम लोग बहुत दवाइयों से क्योर करने की कोशिश करते हैं, लाइफस्टाइल एंड डाइट को बस वर्ड्स में ही कि मतलब अच्छा ठीक खाइए, 150 मिनट्स हफ्ते में आप चलिए, बस इसी पे हम छोड़ देते हैं और बाकी हम दवाइयों से करते हैं। तो इसी में हम डॉक्टर दीपक आचार्य जो कि जाने माने इंडिया के साइंटिस्ट हैं और अलग अलग जगह जाकर अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। तो हम दीपक जी से बोलेंगे कि आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर हम लेट देम नो कि क्या टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो, आप सभी को नमस्कार। और जैसा आप डॉक्टर अनीशा ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर दीपक आचार्य है। मैं इस समय अहमदाबाद से बात कर रहा हूं और मैं पेशे से एक साइंटिस्ट हूं, लेकिन घूमना फिरना मेरी फितरत है। तो मैं जंगलों में, गांव देहातों में, ऐसे रिमोट एरियाज में ट्रैवल करते रहता हूं जहां से मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो दम जो यहाँ के एंशिएंट नॉलेज में है, टेक्स्ट में है, देखने मिलता है, उसको हम देख सकते हैं अभी करंट जनरेशन में। और एक कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो एज ओल्ड हर्बल नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का काम कर रहा हूँ मैं। और उस नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के बाद में एक कोशिश ये भी है कि हम इस नॉलेज को कैसे साइंटिफिकली इवेलुएट कर पाएँ, कैसे साइंटिफिकली इसको वैलिडेट कर पाएँ, और उसमें ज़रूरत पड़ती है तो कुछ वैल्यू एडिशन का काम कर सकें, क्योंकि हम साइंस को फॉलो करते हैं। मॉडर्न टूल्स के ज़रिए हम कोशिश करेंगे इस एज ओल्ड नॉलेज को हम कैसे वैलिडेट कर सकें, ताकि आपका, हम सबका उनका भरोसा बन सके इस ज्ञान के ऊपर में, जो इसको अब तक झोला छाप या सो कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाना चाहिए। दिस इज एक्चुअली मेन स्ट्रीम मेडिसिन, जिसको बेसिकली हम समझ पाए तो काफी इसका फायदा मिल पाएगा लोगों को। तो बस यही कोशिश है। तो एज ओल्ड नॉलेज को साइंस के साथ जोड़ के देखने का काम कर रहा हूँ मैं। और हमने पिछले हफ्ते जब हम अपनी इस कार्यक्रम में थे, तब हमसे सवाल पूछे गए थे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हमने तय किया था डॉक्टर निशा के साथ मिलकर कि हम इस पर एक एपिसोड करने जाएंगे, और इनफैक्ट नियर फ्यूचर में नहीं, हम अगला एपिसोड ही इसको करने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम कोशिश करेंगे टटोलने की, समझने की कि क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स,
क्यों होते हैं, क्या वजह हो सकती हैं, और कैसे हम इसको देख सकते हैं उन गांव देहातों के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अभी हम लोग ने, मैं यही चर्चा हमारी चल रही थी पीछे कि डॉक्टर अनीशा के साथ में, कि गांव देहातों में इतने मॉडर्न सो कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को कोई समझता नहीं होगा। और चूंकि हम इस फील्ड के अंदर में हम मॉडर्न साइंस को भी देख रहे हैं, और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर, अनीशा जी पढ़ रही हैं आयुर्वेद को, तो हम लोग कैसे कोरिलेट करें और कैसे डिकोड करें उस नॉलेज को जिसको गांव देहात के लोग समझते हैं। तो उनकी टर्मिनोलॉजी में या अपने बेसिक्स के साथ में मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को कि या हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं क्या, और कौन कौन से हैं, और उन पर क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ये हमारा इस एपिसोड में, और इसके बाद वाला जो एपिसोड होगा नेक्स्ट संडे को, उसमें हम लोग इसी पर डिस्कस करना चाहेंगे। निशा जी प्लीज कैरी फॉरवर्ड। या नहीं, आपने बहुत सही कहा कि दिस आयुर्वेदिक और जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लॉट ऑफ जो आप बताते हैं जो कि गांव देहातों में जो उस वैदिक टाइम से ये हमारे गांव में डेली लाइफ में पूरे भारत में वैद्यों ने फैला दिया था। सो इन अ वे दैट ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि हम अब भूल चुके हैं, वो एक्चुअली वैदिक टाइम से इट वाज वैद्यस हैड वंस दे फिगर्ड आउट कि अच्छा ये टर्मरिक का फायदा है, ये हल्दी का फायदा है, उन्होंने लोगों को क्योंकि आप पूरा ज्ञान तो देना मुश्किल था, तो हल्दी को आप अपने सब्जियों में डालना शुरू कर दीजिए और हल्दी को दूध में डालना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से इन्फ्यूज कर दिया लाइफ में। उसको धीरे धीरे जब ये ब्रिटिश राज आया और ब्रिटिश राज ने सिस्टमैटिकली हम पे रूल करने की जब कोशिश करी, और रूल करने के लिए एजुकेशन सिस्टम एंड द हेल्थ द मेडिकल सिस्टम को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने का, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रक्शन होता है तो आप लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं पे वो ऑफ कोर्स उससे पहले भी काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, पर ये लास्ट 200 साल में जो बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ, जहाँ पे लोगों के विचार ही बदलने लगे कि दवाइयाँ लेना मेन हो गया और खाना पीना और लाइफस्टाइल सेकेंडरी हो गया। तो अब सब सोचते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो क्या डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, या फिर ये गांव में जो आप जितनी भी नॉलेज दे रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये सब तो दकियानूसी है, ये सब तो देसी इलाज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या दवाई वो लिख के देगा, और जितनी दवाइयाँ या इंजेक्शन वो देगा, इंजेक्शन से तो पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो इंजेक्शन मिलते ही सब कुछ ठीक होने लगता है, और दवाइयाँ लेंगे और फिर खाते रहेंगे। हम जो भी लेट सोते रहेंगे, हम सुबह कभी भी उठेंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हम दवाई संभाव। और ये बात को हम इवन आफ्टर, मतलब जब मैंने अपना एमडी खत्म किया था और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं तो बिल्कुल मानती थी कि हर चीज का इलाज दवाई ही है। तो यही सीखा था इतने साल मेडिकल स्कूल में, और पढ़ा गया था कि ये एनाटमी है, ये एनाटमी के लिए इस चीज के लिवर में हो जाए तो ये दे दो, और ब्लड प्रेशर हो जाए तो ये दे दो। ऑटोइम्यून डिजीज का नाम हमने बना दिया, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स, राइट, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स को लेके कह दिया। कुछ डॉक्टर मिले, बैठे, उन्होंने कहा इसको हम ये दवा कहेंगे। थायराइड में भी 10 तरीके की बीमारियां हैं, इसको हम इस तरह हाशिमोटोस कह देंगे, इसको हम ये कह देंगे, इसको ग्रेव्स डिजीज कह देंगे। हमने अपने अपने टेस्ट करने शुरू किया, इसके लिए ये दवाई दे देंगे, इसके लिए ये दवाई दे देंगे। तो हमने, तो मेरे लिए भी बहुत ही चेंज रहा है 20 साल में, टू रियलाइज कि दवाई की वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कई बार बीमारियों में कि दवाई की जरूरत पड़ती है। ऑटोइम्यून डिजीजेस अब हम जब बात करेंगे तो इतना आगे बढ़ चुका होता है कई बार कि हाँ हमें इमीडिएट चाहिए होता है, लेकिन क्या हम अपने देश में जहाँ पे इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसको हम ऐसे कैसे यूज करें ताकि हम ये बीमारियों को जड़ से, मतलब हमें हो ही ना, और अगर हो रहा है बिगिनिंग में ही हम पकड़ लें, इसको जड़ से निकालें, और अगर ज्यादा भी हो गया और हमें कुछ दिन दवाई लेनी भी पड़ रही है तो भी हम उस पर जड़ पे भी वर्क करें। तो इस बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑटोइम्यून तो बहुत ही मतलब डिजीजेस ऐसी हैं
जो कि काफ़ी जैसे छोटी-मोटी नहीं है। लाइक एक बहुत बात ऐसे आ जाती है कि भई लूपस है तो डॉक्टर बोलेंगे कि भैया अब आपको तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, थायरॉइड है आपको तो ज़िंदगी भर, मतलब ये कोई छोटी-मोटी नहीं, ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो अभी मेरे एक्चुअली फैमिली में ही एक बच्चा है जिसको अभी रूमेटॉइड डायग्नोज हो गया है और वो आयुर्वेद के पास भी गए क्योंकि मैंने इंसिस्ट किया, इंडिया में है। लेकिन जब वो एलोपैथिक के पास गए, वो तो गुस्सा ही करने लगे कि आप क्या ये सब कर रहे हैं? आपको बेटे को ठीक करने के लिए और काफ़ी बढ़ गया था तो इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या उसमें हम अगर इसको अपने भारत की तरफ से देखें, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ऑटो इम्यून डिजीजेस आप जब गाँव में जाते हैं कुछ एग्जिस्ट करती हैं ये कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स क्या एग्जिस्ट करती हैं? क्या और अगर नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? और अगर करती हैं तो उसको कब ये लोग जड़ पे जाते हैं? कैसे ये लोग उसको देखते हैं? और क्या कोरिलेशन हम कर सकते हैं ये मॉडर्न से? जस्ट गिव अस अ हिस्ट्री अबाउट दैट। करेक्ट। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और यदि हम रिकॉल करें 70s और 80s, 70s में मेरा बर्थ हुआ था, 80s में मेरा चाइल्डहुड रहा और स्कूलिंग चलती रही और वो बहुत रिमोट एरिया में चलता था। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता, मैं कहूँ आपको 1990 तक भी कि कोई कैंसर की बात कर रहा हो, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहा हो, कोई लूपस की बात कर रहा हो, या इस तरह के टर्मिनोलॉजीज उस समय इवॉल्व नहीं हुए थे। या तो उस एरिया में नहीं थे, या तो इवॉल्व नहीं हुए थे, या तो इतना इसका डोमिनेंस नहीं आया था इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में। या हो सकता है उस एरिया में जहां मैं रह रहा था वहां पर कोई इस तरह के लोग नहीं थे, क्योंकि वो एम्बियंस ऐसा है, ऐसा नेचुरल एरिया है, वैली है, सराउंडेड है पूरे चारों तरफ से। एक बात जरूर मुझे समझ में आती है कि वो तो तब का दौर था, और जब मैं फिर आया मास्टर्स करने लगा, फिर पढ़ते पढ़ते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब मैं स्टैटिस्टिक्स देखता था इंडियन हेल्थ को लेकर और उन सब की स्टडीज करता था, तो मुझे एक बहुत बड़ी रोचक बात लगती थी कि तमाम दुनिया भर के अमका ढमका जो रोग हैं, जो ये टर्मिनोलॉजीज के साथ में आने शुरू हुए हैं, वाकई में 90s के बाद ही आने शुरू हुए यहाँ पर इतने सारे। अब आप देखिएगा कि आयुर्वेद के अंदर में भी बहुत सारे लिटरेचर और बहुत सारे वैद्य आज भी हैं जो नहीं जानते कि रेमेटाइड आर्थराइटिस क्या होती है। उन्हें तो वात, पित्त, कफा, ये 3 बेसिक्स पता हैं कि वात की समस्या है आपके पास में तो आपको ये प्रॉब्लम है, आपके खान पान में ये चीजों के बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसा क्या है आयुर्वेद के अंदर में कि हर चीज में प्रायोरिटी उसमें मेडिसिन नहीं होती है, प्रायोरिटी आपका खान पान हो जाता है। बहुत हद तक ये चीजों से परहेज करा जाए, बहुत हद तक इस तरह से खाया जाए, इस तरह की स्लीप ली जाए। और यही चीज को मैं देखता हूँ ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर में कि बहुत हद तक जो कहावत है फूड इज ताय मेडिसिन, या आपका आपका सबसे बड़ा मेडिसिन जो है वो फूड है कहा जाता है। हकीकत में सारी समस्याओं की जड़ें जो हैं वो घूम फिर कर हमारे फूड के पास में आ जाती हैं। और हमने फूड सिस्टम में इतना तेजी से बदलाव किया है इन पिछले 20-25 सालों में, वेस्ट को हमने जो हेल्दी हाइजीन और हेल्दी फूड सिस्टम मानते हुए उसको अडॉप्ट करना शुरू किया यहाँ पर। कोई पहले नहीं जानता था कि मैगी क्या होता है, कोई पहले नहीं जानता था कि ये बर्गर क्या होते हैं, पिज्जाज क्या होते हैं, कभी नहीं जानते थे। मुझे तो बहुत इनफैक्ट बहुत कॉलेज में हूँ, बहुत समय के बाद में मुझे पता चला कि इसको बर्गर कहते हैं, इसको पिज्जा कहते हैं, इसको फलां कहते हैं, इसको, ये हमें कभी पता ही नहीं था कि ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो जो जिसको हम कहते हैं फुल डाइट कहता हूँ मैं जिसको, कि भाई अच्छे से अच्छे मील ले लीजिए आप, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहाँ घूम फिर के सारी बातें आती हैं। तो ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ऑटो इम्यून जैसा इसकी टर्मिनोलॉजी है कि इम्यूनिटी खुद बनने लगती है और खुद ही ओवर एक्टिव हो जाती है। इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर में बैलेंस वे में होनी चाहिए। इम्यूनिटी ज्यादा बनेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, कम होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इम्यूनिटी कमजोर है, जो आम टर्मिनोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब कि इसको जल्दी जल्दी सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, इनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, इसको इम्यूनिटी कमजोर है। बहुत रफ और रॉ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
क्योंकि हर कोई शायद यहाँ पे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब इम्यूनिटी ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, उस सूरत में क्या होता है, कई बार बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कंफ्यूज हो जाती है। और बेसिकली इम्यूनिटी का काम क्या है, किसी फॉरेन पार्टिकल को पहचानना। बॉडी में जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा, इम्यूनिटी का काम है उससे फाइट करना। लेकिन एक स्टेज में आकर इम्यूनिटी खुद कंफ्यूज होने लगती है कि कोई ऐसा पार्टिकल नहीं आया या कुछ नहीं आया, वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को ही फॉरेन आर्टिकल मानने लगती हैं, फॉरेन आइटम्स मानने लगती हैं और अपने बॉडी पर ही अटैक करना शुरू करती हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, वो पेंक्रियास पे अटैक करना शुरू करती है इम्यूनिटी। हमारे बॉडी की सेल हमारी बॉडी को ही खाना शुरू कर रही है या उसको करप्ट करना शुरू कर रही है। वहां पर शुरू होता है पेंक्रियास के अंदर में, पेंक्रियास का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, फिर वो इंसुलिन का प्रोडक्शन सफर करने लगेगा, पता चला बाद में अब टाइप 1 डायबिटिक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब इसके ऊपर में अभी तक मॉडर्न साइंस के पास में कोई एक फर्म आंसर नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं। इसके लिए कहीं कोई जगह पर कोई आंसर नहीं है। इसके लिए अपने या इसको इडियोपैथिक, हमारे पास एक कॉमन टर्म है हर चीज के लिए, हम इडियोपैथिक बना दें। इसके लिए कोई रीजन नहीं है। अभी ये रीजन हम देखने जाएं तो अगेन फिर मैं 90s में चले जाता हूँ या लेट 80s में चले जाता हूँ। अब रीजन आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ 80s के बाद में, 70s और 80s के बाद में क्या बदलाव आया जिससे इस तरह की चीजें सामने आने लगी। तो हमने जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने शुरू हुए, जिस स्पीड से एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल होने शुरू हो गए, तो अब एक बच्चे का एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको कि बच्चे को वैक्सीनेट करना शुरू किया बचपन से लेके, हर एक डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करनी शुरू कर दी आपने। उसके ऊपर कोई जर्म नहीं आ सकता। बॉडी में इतनी सारी इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है कि कभी किसी फॉर्म में वही वायरस आएगा बॉडी में तो जिसको ये किल कर देंगे और वो बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, मंशा अच्छी थी, लेकिन हमने उसका जो इंटरफेरेंस होना चाहिए जर्म्स के साथ में, वो होने का मौका गंवा दिए। ऐसी सूरत में इतनी सारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं घूम के, मैं इसको वापस ले जाऊंगा एक बुजुर्ग से बात करने के तरीके को लेकर, या एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, उसके बारे में बताऊंगा, फिर हम वापस इसी चीज पे आएंगे। हमने डॉक्टर दीपक आचार्य का लगता है इंटरनेट थोड़ा सा कुछ फिर से डामाडोल हुआ है। इंटरनेट का कनेक्शन कुछ ऐसे ही होता है, कभी बेटर हो जाता है, कभी वर्स। सो बिफोर दीपक जी, आई एम श्योर विल बी ट्राइंग टू join us, and thank you everyone for your good mornings and namaskar. Thank you Mayank Chhaya ji for your support. Thank you Lalita ji, Suchitra ji and Vivek ji for your good mornings. And yes, हम इस टॉपिक पे काफ़ी कुछ बात करना चाहते हैं because like दीपक जी कह रहे हैं कि it's not an old-time disease. It's not a disease that existed so far back in history. It is a modern-day disease. तो इतना तो हमें समझ पड़ गया है कि हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है। इन मॉडर्न मेडिसिन हम कह रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये कुछ नया हो रहा है। लास्ट 20-30-40 साल में यहाँ पे वेस्टर्न में भी it's not a 100-year-old disease even. तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि अगर ये लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज है और अगर ये ऑल टुगेदर डाइट एंड हमारे the way we are living with the environment uska based disease hai. So there is a lot of interesting things we can do and lot of changes we can do. So then we have a choice. We can make changes where we can really take control and prevent ourselves from, because autoimmune diseases का कोई उम्र नहीं होती है कि ये यंग एज में होगा, ओल्ड एज में नहीं होगा। मैं बता रही थी सबको कि ऑटोइम्यून डिजीज की कोई उम्र नहीं होती, कि अगर हम सही चीज से अपने को एम्पावर कर सकें
क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही होता है, कभी भी हो जाता है, बड़ों को हो जाता है, कभी ये थायराइड की प्रॉब्लम, वो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस तो कब किसी उम्र में ही चलने लगता है। तो इसीलिए फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट। आप आगे बताइए दीपक जी, आप सॉरी, तो पावर सप्लाई ऑफ हो गई थी, यहाँ से मेरा वाईफाई बंद हो गया और सब कुछ हो गया गड़बड़, समहाउ रिस्टोर हो गया लकीली, नहीं तो आज का एपिसोड शायद। तो खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि बेसिकली हमने बहुत सारी चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। हमने उन आदतों को दूर कर दिया जहां से हमें जर्म्स, बेसिकली क्या है, यदि आप नेचर को देखें ना तो सब इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। यदि आप देखें माइक्रोब्स को, आप देखें मैक्रोब्स को, आप देखें ह्यूमन बीइंग्स को, ट्रीज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये आप ट्राइबल डोमेन में सीख सकते हैं हर चीजों का कैसा इंटीग्रेटेड रोल होता है। एक फूड सिस्टम, एक फूड वेब बनता है एक दूसरे के साथ में। हर माइक्रोब का भी अपना एक रोल है। तो हमारे साथ साथ दुनिया, एक अलग दुनिया और चल रही है माइक्रोब्स की, जो हवा में भी है, पानी में भी है, रूट्स में भी हैं, जमीन के भीतर भी हैं, पेड़ों के आसपास में भी, हर जगह पर है। हर एक से इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है आपका, ये हमारा मानना है। अब कुछ जो लाइफ थ्रेटनिंग माइक्रोब्स हैं जिनके लिए हमने वैक्सीन बना दिए हैं, अच्छी बात है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मीजल्स का वैक्सीन आ गया, इसका आ गया, हो गया, पोलियो के ऊपर चल रहा है, अभी हम कोरोना के ऊपर में भी हम लोग देख चुके हैं हमने कितना बड़ा प्रॉब्लम आया हो। लेकिन हम एक चीज समझ सकते हैं इस चीज से कि जब हमारा, बेसिकली हमारी इम्यूनिटी जो बनी हुई है बॉडी के अंदर में, जो बचपन से वैक्सीनेट कर दिया गया, हमें इम्यूनिटी हमारी रेडी है उस माइक्रोब से लड़ने के लिए, और कहीं यूटिलाइज भी नहीं हो रही है वो। छोटे छोटे माइक्रोब्स या कुछ ना कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते रहने चाहिए। हम गांव देहातों के अंदर में जो कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम होता है, बहुत कॉमनली होता है इंडिया में। आप देखेंगे तो आमतौर पे बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा यही कहते रहेंगे कि अच्छा है, एक बार हो जाना चाहिए, साल में एक बार आंख ठीक हो जाती है, साफ हो जाती है, एक बार इन्फेक्शन लगना चाहिए। सर्दी हो जाती है तो हमेशा मेरी दानी कहा करती थी कि सर्दी हो गई तो तुरंत दवा नहीं खाना है, दवा नहीं लेना है, अपने आप वो 3-4 दिन में चले जाएगी, उसका एक साइकिल है और अपने आप खत्म हो जाएगी। सर्दी को दबाना नहीं चाहिए, सर्दी दबाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर करके आएगी वो प्रॉब्लम, तो उसको हो जाने दीजिए, अपने आप को छोटे मोटे काढ़े वगैरह पी के आप ठीक कर लीजिए, उसको कोशिश कीजिए। पर किसी एंटीबायोटिक को लेकर या किसी एक मेडिसिन को लेकर उसको सप्रेस करने की कोशिश ना करें, वरना वो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर करेगा। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि हमारा एक्सपोजर जो है एनवायरनमेंट के सामने बहुत प्रोटेक्टिव टाइप का हो गया। तो एक समय ऐसा आया जब 80s के बाद में हमने डस्ट के साथ में दूरी बनानी शुरू कर दी। बच्चा खेल कर आ रहा है तो माँ पहले कह रही है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि पहले हैंड वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, फला लिक्विड डालिए, 99.9% जर्म्स किल हो जाते हैं उससे, तो जर्म फ्री कर दिया आपने। डोंट टच हियर एंड देयर वाला फंडा ले आया कि अब बच्चों के साथ में जा रहे हैं तो आप बच्चे को पहले बोलते हैं कि वहां हाथ मत लगाइए, उस सरफेस पे हाथ मत लगाइए। हमने हर जगह पर कोशिश करी है कि कहीं से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे नहीं आए। तो जो इतना सारा स्टोर करके बैंक होके रखा है आपके पास में, इम्यूनिटी वो करेगी तो करेगी क्या, किससे लड़ेगी? आपके पास में असलाहा बहुत सारा है, आपके पास में औजार हथियार बहुत सारे हैं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखें, लेकिन किस लिए बना के रखें? क्योंकि उसका यूज ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई डिजास्टर ऐसा होगा कि खुद पर ही वो स्टोरिंग हो जाएगी। जो बेरूत का जो ब्लास्ट हुआ था, याद करें आप, तो वो सारा बारूद रखा हुआ था वहां पर उस फैक्ट्री में, और एक समय आके थोड़ा स्पार्क हुआ और वो ब्लास्ट हो गया। सिमिलरली बॉडी के अंदर में यही फंडा होता है कि इतना सारा स्टोर हाउस हो जाता है इम्यूनिटी का, तो कई बार एक्सेस इम्यूनिटी बॉडी के अंदर कंफ्यूज हो क्या उसको अटैक तो कर रही है, तो कहाँ करेगी अटैक? तो जाके आपके बॉडी ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर दी, जॉइंट्स पे अटैक करना शुरू करी, थायराइड ग्लैंड पर आकर अटैक करना शुरू कर दिया उसने, इम्यूनिटी ने, उस इम्यूनिटी ने आकर पैंक्रियास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो वहां से हमारा डैमेज शुरू होता है। वो डैमेज जो ट्रिगर करता है, तो जो ये जो ऑटो इम्यून जो बोलते हैं, वो क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है, एक्सेस इम्यूनिटी खुद पर अटैक कर रही है हमारी बॉडी पर, ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। उन ऑटो एंटीबॉडीज के कारण वो जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी को अटैक करेगी, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को भी अटैक कर सकती है, और पूरी बॉडी को भी, लूपस का मामला जब आएगा तो पूरी बॉडी को भी अटैक कर सकती है। जैसा डॉक्टर अनीशा ने कहा कि इसके लिए कोई एज नहीं है कि अब हाँ 10 साल का है तो उसको हो सकता है या नहीं हो सकता, या 20 साल का कोई है या 50 साल, किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो जो मैं घूम के वापस उस जगह पर जाता हूँ, जो पीछे बेसिक्स पे जाता हूँ, कि गांव देहातों में या मुझे बचपन में हमारे माँ बाप ने कभी इस बात की रोक टोक नहीं करी कि बच्चा मैदान में खेल रहा है और डस्ट से लथपथ होके आ रहा है,
बारिश आई, भीग गया, कोई बात नहीं, चलो बेटा ठीक है, नहा लो, अच्छे साफ पानी से नहा लो, साफ करो बॉडी को और आ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। कभी इस बात को लेकर नहीं होता कि अब मैं देखता हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ अहमदाबाद में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मजाल है कि बच्चा कभी निकल कर बारिश में आकर भीगने की हिम्मत करे। वो That's बेचारे true. हाँ, विंडो से हाथ निकाल कर पानी की बूंदों को फ़ील करते हैं। आप देखिएगा, शीशोर पर जाएँगे, कभी उस जगह पर जाएँगे तो वहाँ जाके पैर टच करके फिर भाग के आ जाएँगे वापस। मैं सोचता हूँ कि क्यों? हम लोग वहीं जाएँ, उतार के कूद जाएँ, जंप लगाएँ, थोड़ा नहा-धो कर आ जाएँ, रेत में लपट जाएँ, थोड़ा मस्ती कर लें। लेकिन हम अपने आप को बहुत अल्ट्रा प्रोटेक्टिव मोड पर रख के जब आएँगे हम, खूब ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे आप, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि इसके लिए साइंस ने भी कोई डिफाइंड रीज़न नहीं बताया, बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। तो इसमें एंटीसेप्टिक्स, इसमें एंटीबायोटिक्स, इसमें वैक्सिनेशंस की भी बात आती है, इसमें एनवायरमेंटल एक्सपोज़र की बात भी आती है, इसमें केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, जो तमाम तरह की चीज़ें जो फूड में आ रहे हैं आपके, उनकी बात भी आती है। तो घूम फिर के आप जब देखेंगे, सिर्फ़ हमारे आस-पास के एम्बियंस, हमारे आस-पास के रहन-सहन और हमारे खान-पान पे आके बातें आ जाती हैं पूरी। तो जो वेस्टर्न हाइजीन का जो फंडा था, जिसको अडॉप्ट करना शुरू किया यहाँ से, तो वो जो जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो यहाँ का फूड सिस्टम, उसको हमने साइडलाइन कर दिया। और वहाँ के लोगों ने भी उसको साइडलाइन करके रखा ही था, उनके पास में तो था ही नहीं कुछ उन लोग के पास में। ये सारी चीज़ें मिलकर ना वो माहौल क्रिएट कर देती है कि जब इस तरह की आपको आपके साथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो एक बच्चा है जो ऑस्ट्रेलिया में, एक मिस्टर आनंद करके मेरे मित्र, बेसिकली उन्होंने मुझे इंटरनेट से खोजा, मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम ने, और उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, 2007-8 की बात है ये। तो मुझको बोला कि देखिए मेरा एक बच्चा है 3 साल का, और वो 3 साल का बच्चा जो वो आपके रिसर्च को पढ़ता है, उसको हम पढ़ाते हैं। 3 साल का बच्चा है ऑस्ट्रेलिया में, फादर उसके और मदर दोनों हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। और वो बच्चे को हमने अभी तक किसी प्री स्कूल में नहीं डाला है। बच्चे का पता नहीं कैसे शुरू से इंटरेस्ट है हर्ब्स के पीछे, पौधों के पीछे। वो कहता है मुझे ये सीखना है, वो कहता है मुझे वो सीखना है, मुझे वो सीखना है। उसका भगवान की तरफ अलग रुझान है, वो गीता पढ़ना चाहता है। इतना सा बच्चा भजन सुनाओ कहता है। तो धीरे-धीरे वो जो बच्चा है, और वो बच्चा धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को बड़ा अडॉप्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उस बच्चे से बात करें। मैंने उस बच्चे से बात की, सोचिए 3 साढ़े 3 साल का बच्चा मुझसे बात कर रहा है और वो मुझे कहता है गुरुजी चरण स्पर्श। तो मेरे लिए ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैं इंटरनेट, और उस ज़माने में इतना हाई-टेक नहीं हुआ था इंटरनेट की व्हाट्सएप पे बात हो रही है। उन्होंने फ़ोन किया था मुझको ऑस्ट्रेलिया से। धीरे-धीरे मैं उस बच्चे को देखते जा रहा था मैं, और धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और वो इतना बड़ा ज्ञानी, वो बच्चा 3 साल, 4 साल, और उसके बाद में मतलब जब वो 7 साल का हुआ, तो आपको बताऊँ श्रीमद् भागवत गीता के पूरे पाठ पढ़ता था वो बच्चा। उस बच्चे को बहुत सारा ज्ञान हो गया हर्ब्स का, बहुत सारी चीज़ें सीखने लगा वो बच्चा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको वैक्सीनेट नहीं कराया गया किसी भी तरह के चीज़ों से। और वो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया रिलोकेट कर जाएँगे। इंडिया आ गए वो, और मैसूर के पास में अभी हाल-फिलहाल में वो एक कॉटेज बनाकर बिल्कुल एंशिएंट लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं, उसी तरह का खाते हैं। छोटा-सा बैकयार्ड उनका, पीछे खेती करते हैं। बच्चे दोनों, बेटा-बेटी दोनों अब 15 14 15 साल के हो गए होंगे दोनों मिलके, और वो भी अब खेती-बाड़ी करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। और आपने अभी बीच में उनका एक वीडियो बच्चे का वायरल हुआ था, जिसमें उसने प्रेडिक्ट किया था कोरोना के बारे में कि आप मैं वो अभिज्ञ की इस बात कर रहे हैं। अभिज्ञ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये उनकी अभी कई वीडियोज़ देख चुकी हूँ और हुँ, बहुत ही अमेज़िंग टू तो उस बच्चे से मैं कॉन्स्टेंटली टच में हूँ, वो बच्चा मुझे बहुत मानता है। लेकिन ये मेरे लिए एक एग्ज़ाम्पल है, मैं दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को कि आप देखिए कि ये भी लाइफ़ है, ये भी हुँ, लोग अडॉप्ट करना चाहें, तो यहाँ भी पॉसिबल है। तो जो बेसिक स्कूलिंग है वो नहीं हो रही है उसकी, लेकिन वो किसी भी स्कूल, नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे से कहीं किसी मतलब बेसिकली नर्चरिंग पर डिपेंड करता है बहुत सारा चीज़ें, हुँ, कि हम एज़ अ पेरेंट कैसे नर्चर करते हैं अपने बच्चों को। तो मैं यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि उनको फील्ड पे थोड़ा जाने दें, थोड़ा खेलने दें, थोड़ा पानी में भीगने दें, और बेसिक वैल्यूज़ सिखाना शुरू करें।
हर चीजों को स्मेल करके सीखना शुरू करें, उनको बताना शुरू करें कि किसकी क्या स्मेल होती है। लीव्स को तोड़कर सूंघने के लिए कहिए उन्हें, कि पहचानने की कोशिश करें कि इसकी फ्रेग्रेंस क्या है। हर एक सेंसेस को वो जागृत करें, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म फायदा इस तरह के जो डिसऑर्डर्स जो चलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि उन्हें वैल्यूज पता चलेंगी। अभी बच्चों को आप देखेंगे वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिलता खाने के लिए। वो वही ट्रेंड सेटर जो है, जो एक कैंड जो फूड होता है, यहाँ पर तो फैशन हो गया है कि हॉस्पिटल से डिलीवरी के बाद में मदर जब निकलती हैं तो डॉक्टर्स पहले पर्ची में लिखते हैं बच्चे को फला फला चीज खिलानी शुरू करनी, 2 टाइम 2-2 चम्मच दूध में मिला के खिलाना है। तो वो जो ग्रेन्स है, मल्टीग्रेन्स और उनका आटा वाटा जो भी चीजें होती, सारे आर्टिफिशियल पैक्ड आइटम्स वो दिए जाते हैं। तो अभी ये ट्रेंड आ गया है यहाँ पर कि वो जो दाल का पानी हुआ करता था, दलिया हुआ करता था, खिचड़ी हुई करती थी, वो सारी चीजें बच्चों को दिया नहीं जाता। अब वो कुछ ब्रांड्स हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ मैं, उस तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं जो पीडियाश्योर टाइप के ब्रांड्स हैं जो बच्चों के लिए मल्टीविटामिन अब चीजें ला रहे हैं। तो बाजार है बेसिकली, तो बाजार तो आपको चीजें परोसेगा और जितनी कंपटीशन बाजार के अंदर में वो ये भी बताएगा कि इसको खाने से बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जबकि ये बहुत इलॉजिकल और इररिलेवेंट चीजें हैं, लेकिन सेंसिटिव है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो बॉडी में, जो कि बहुत क्रिटिकल भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी प्रॉब्लम्स हैं ऑटो इम्यून के अंदर में। कई लोगों की जान तक चले जाती हैं और कई लोग बहुत क्रिटिकली इसमें सफर करते हैं। तो उसके लिए अगेन वही चीज है कि जो हमारा खान पान वो सेट होगा, वैरायटी ऑफ फूड हम अच्छे से खाएंगे, अपने रूटीन को मेंटेन करके रखेंगे, अच्छा खाएंगे और थोड़ा एक्सपोजर रहेगा बॉडी को हमारा। तो जो हमारे जो टिपिकल जो रूल्स हैं हमारे लाइफ के अंदर में, रूटीन रूल्स हैं, उसको ब्रेक करने पड़ेंगे। यदि हम भी, जो हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये यंग जनरेशन में होगा या ओल्डर सिटीजन्स में होगा या सीनियर सिटीजन्स में होगा या बच्चों को होगा, किसी को भी हो सकता है। तो जो हमारा जो रूटीन जो चेन होता है चलने का, रहने का, दिन बिताने का, उसको ब्रेक करने पड़ेंगे आपको। आप ज्यादातर टाइम यदि एसी के अंदर रहते हैं तो आप ब्रेक करिए एसी से, थोड़ा बाहर आके देखिए, थोड़ा फील कीजिए अपने आसपास को। गर्मी हो रही तो गर्मी को महसूस कीजिए, थोड़ा उसका गर्मी का इम्पैक्ट आने दीजिए बॉडी के ऊपर में। ये नहीं कि थोड़ी सी गर्मी लगी, अरे पसीना आ रहा, स्वेटिंग आ रही, चलो ठीक है जी एसी ऑन कर लिया हमने उठा के। नहीं, थोड़ा सा बॉडी को यूज टू करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे जो इंक्लूसिव एफर्ट्स होंगे आपके, वो इस तरह की चीजों में जरूर डेफिनेटली काम आने पड़ेंगे। क्योंकि जो बताया था हमने कि जितने एंटीसेप्टिक्स यूज करे जा रहे हैं, जितने एंटीबायोटिक्स यूज करे जा रहे हैं, जितने फूड स्टफ के अंदर में जिस तरह की चीजें, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल स्प्रेज होने के बाद जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, वो भी हमारे बॉडी के अंदर में जाके इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो खान पान के जरिए बहुत सारी चीजों को इस तरह से आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। काफी हद तक इसको पुश किया जा सकता है, यदि कहीं भी आप कहीं चांसेस हैं तो उसको आप पुश कर सकते हैं। yes, या विच इज ट्रू फॉर आयुर्वेद में भी जो हम सीखते हैं। तो देयर 3 legs ऑफ ट्रीटमेंट। पहला है आहार, सेकंड विहार और तीसरा औषधि। सो आहार मीन्स फूड and vihar means the lifestyle and aushadhi is the herbs and stuff. yes. तो यहाँ ललिता जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, can diabetes cause autoimmune disease? So the answer to that is no. Diabetes on its own is not, like if you're talking about type 2 diabetes, जो हमारे adult onset diabetes है, जो it cannot cause autoimmune diseases. आप इस पे कुछ और कहना चाहेंगे? जी, तो डायबिटीज अपने आप में एक डिसीज है, ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है आपके अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक इन्फ्लेमेशन हो चुका है, उसका एक रिजल्ट है टाइप 2 डायबिटीज है। डायबिटीज होने की वजह क्या हो सकती है कि ऑटो इम्यून में किसी एक बॉडी ऑर्गन को, तो डायबिटीज इज नॉट एन ऑर्गन, तो ऑर्गन इज पेंक्रियास। किसी एक पेंक्रियास पर अटैक हो गया तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। यदि प्रोडक्शन पेंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन 70-80% भी हो रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि बहुत सारा काफी हद तक इंसुलिन बन जा रहा है आपकी बॉडी में, थोड़ा कम जा रहा है तो इसको आपने वो बाहर से सप्लीमेंट ले लिया, मेटफॉर्मिन ले लिया, कुछ और ले लिया। लेकिन जब उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से हाल्ट हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, एंड व्हेन योर बॉडी रिक्वायर्स मोर एंड मोर इंसुलिन, तो उस सूरत में फिर हम एक्सटर्नली हम लोग उसमें इंसुलिन लेना शुरू करते हैं। तो उस तरह की कंडीशन जबकि उसका फंक्शनिंग पूरी तरह से सप्रेस हो गई है और पूरी तरह से थ्रेटन्ड हो गई है, वो कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
या वो तब होगा उस कंडीशन में। डायबिटीज इज नॉट मतलब ये कॉज नहीं करेगा, एक वन ऑफ द सिम्टम ऑफ यू में से Right. इसका। So, yeah, so by itself diabetes is not going to give you कि भाई अब डायबिटीज हो गया मुझे तो मुझे लूपस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ। These are totally two different। तो डायबिटीज इज जो एडल्ट ऑनसेट, एक तो चाइल्डहुड डायबिटीज है, उसमें तो है ही ऑटो इम्यून, उसमें तो है इट इज यू नो द एंटीबॉडीज। पर जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो एडल्ट में लोगों को होता है डायबिटीज, जिसमें लोग ओरल मेडिकेशन भी ले सकते हैं। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही लेते हैं बच्चे लोग, पर टाइप 2 में जहाँ ओरल मेडिकेशन ले सकते हैं, वहाँ पे आपका बेसिकली आपकी बॉडी इज रेजिस्टेंट ऑल्सो, राइट? सो यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द इंसुलिन, जो आपका तो आपकी बॉडी इज नॉट सेंसिटिव इनफ टू दैट इंसुलिन। तो नहीं, उससे आपको ये डर, मतलब आपको बहुत सारी बीमारियां डायबिटीज अलोन कैन गिव यू, फ्रॉम हाँ। to heart to kidney to you know everything, that so that it is a extremely serious thing. Then it is a great opportunity to talk about your diet and lifestyle changes. बट ये नहीं है कि डायबिटीज है तो मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो अगर होना होगा तो वो इंडिपेंडेंट ही होगा वो हो सकता है, एटलीस्ट दैट्स नॉट द कोरिलेशन। बट आपने जो जर्म्स की बात कही, विच इज एक्चुअली सो ट्रू। मैं एक बार इंडिया से यूएस आ रही थी, तो यहाँ यूएस सिंसिनाटी के एयरपोर्ट पे एक मदर थी, अमेरिकन मदर थी। वो बच्चा इतना छोटा सा बच्चा था कि वो मतलब शायद पता नहीं 2 साल का भी नहीं होगा। तो उसके हाथ में कोई भी टॉय होता था तो वो बार बार गिर जाता था, इधर कुछ इधर। जितनी बार वो टॉय जमीन पे गिरता था, उतनी बार वो मदर उसको अपने वो उसका क्या था, एक वाइप्स था, वाइप से उतनी बार पोंछती थी। मैं सोची वो मदर कंटिन्यूअसली जितनी देर हम लगेज का वेट कर रहे थे, वो सिर्फ एक कभी इसको कभी उसको बस पोंछती ही जा रही थी। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि यू आर एब्सोल्युटली कि जर्म्स को एक्सपोजर ही हम नहीं दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आवर बॉडीज आर वेरी वीक। और जहां तक आपने अपनी रिसर्च की बात कही कि वो अभी के 3 साल से, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि आपका रिसर्च क्या ऑनलाइन अवेलेबल है फॉर अस टू इवन टेक अ लुक एट और नो? बिकॉज हाउ डिड अभिज्ञा टेक अ लुक? अच्छा, तो अभिज्ञा को बेसिकली कुछ रिसर्च पेपर्स एक्सेस करने मिल गए थे बीच बीच में, उसको कुछ मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। अभी भी आपके पास सब्सक्रिप्शन हो कुछ हो तो मिल जाते हैं, अदरवाइज कुछ फ्री एक्सेस जर्नल्स होते हैं, तो जहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हों फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कभी हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं पर मैं कुछ दे पाऊँ उस बारे में। तो अलग अलग तरह के रिसर्चेस हैं जिनको लोग स्टडी कर सकते हैं, फाइंडिंग्स। वैसे भी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यदि हमारे व्यूवर्स लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इतनी सारी रिसर्च करने की जरूरत नहीं, गपशप करते करते हम बहुत सारी चीजें सिखा जाएंगे, उनको बता जाएंगे। क्योंकि किताबों में पढ़ा ज्ञान और देखा हुआ और सुना हुआ ज्ञान दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि हम कोशिश करते हैं, जो पर्पस है कि आप सिर्फ इसको सुनकर देखकर जानकर भूल ना जाएं, बल्कि हम बताएं, आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए इस तरह की चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि कितने फायदे हो सकते हैं इस तरह की चीजों को। तो अब गांव देहातों में डायबिटीज को लेकर कोई डेफिनेशन नहीं है उनके पास में। अब शक्कर की बीमारी कहते हैं उसे, और हमने इसके पहले भी चर्चा करी थी कभी शायद, कि वो जो है आपका जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत अलग अंदाज में करते हैं, और वो सारी चीजें वही होती हैं जिनको साइंस भी कहता है कि भाई एक्सेस यूरिनेशन होगा, आपको स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी, बार बार रात में उठकर जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, टॉयलेट जाने पड़ती हैं आपको, और स्वेटिंग का प्रॉब्लम आता है, घबराहट होती है, और तमाम तरह की चीजें। और कई बार इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, स्किन पर जलन होती है आपको। तो अलग अलग तरह की चीजों को इन लोग भी यही बात करते हैं। वो जब बात करेंगे तो उनका डायग्नोस करने का, उनके लिए डायबिटीज कोई रोग नहीं है, उनके लिए उन्हें पता है कि पेट में कुछ गड़बड़ है। उनके हिसाब से वो समझ में आएगा कि किस उनका एक उनकी एक डिक्शनरी है, आप समझिएगा, कि जिसकी डिक्शनरी में, उनकी डिक्शनरी में एक उनका इमेजिनरी एक एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी उनके पास में, कि हाँ ठीक है, यहाँ छाती है, यहाँ फेफड़े हैं, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर बेली है, यहाँ पर इंटेस्टाइन है, यहाँ पर रेक्टम है, यहाँ पर ये पैर हैं, यहाँ की थाइज हैं, ये उनको पता है। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो नब्ज देखते हैं, जो नस देखकर वो बता देंगे कि पल्स कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से बताएंगे बॉडी के किस पार्ट में आपको क्या प्रॉब्लम रही है या हो सकती है फ्यूचर में। और
जब आप सिम्टम बताते हैं तो वो उसके लिए एक एडिशन हो जाता है कि उसे ये भी चीज समझ में आ रही, सिम्टम भी, एट द सेम टाइम वो नस भी दिखेगा आपका, और तीसरी चीज वो टटोल के भी कोशिश करेगा और फिर अब लक्षणों की बात करेगा वो, कि अब आपसे पूछेगा ठीक है आप यूरिनेट जब करते हैं तो गंध आती है, फिर वो पूछेगा उसमें झाग आता है, आपको फिर पूछेंगे कि डॉक्टर दीपक आचार्य का इंटरनेट लगता है फिर से। बार बार वो ये नहीं कहेगा इसमें कि आपको डायबिटीज का ही प्रॉब्लम है, वो आपको बताएगा कि आपके पेट में ये फला फला गर्मी हो गई है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। अब उसकी दवाओं को आप जब देखेंगे तो बकायदा टारगेटेड रहेगी कि वो कैसे बॉडी के अंदर में शक्कर जो है ब्लड के साथ में मूव कर रहा है, उसको कैसे शुगर को कंट्रोल करना है। वो बता देंगे कि बॉडी में शक्कर बढ़ गया आप, या तो अब कैसे उसको डायग्नोज करना है, वो पकड़ लेंगे उस चीज को। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वही सब चीजें हम शेयर करते हैं यहाँ पर बातों बातों में, कि कैसे बताया था उन्होंने, क्या बताया था। सो आप ये बताइए फिर, अब कमिंग टू ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो कि वैसे तो ऑटो इम्यून डिजीजेस वहां पे आई एम श्योर गांव में एज अ वर्ड नहीं यूज होता होगा, पर थायराइड डिजीजेस आपको लगता है कि वहां पे आपने देखी हैं या? होता है, ओके, बिल्कुल होता है। कुछ बताइए कि क्या, व्हाट हैव यू सीन, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, आर दे जस्ट इन द 20 minutes that we have, and we can start with one of them and see कि how do they analyze it? चलिए ठीक है, मैं आपको शुरू करता हूँ आर्थराइटिस से, या अच्छा, उस rheumatoid पे भी आ arthritis. सकते हैं। हाँ, Do मैं या फिर do हम लोग थायराइड पे भी बात कर सकते हैं। okay, let's आर्थराइटिस, हाँ, जो को जितना हो जाए हमारा कवर करेंगे, अदरवाइज अगले एपिसोड में तो हम लोग फॉर्मुलेशंस के ऊपर बात करने वाले ही हैं। right. आर्थराइटिस के ऊपर में बात करें तो जनरली क्या होता है कि लोगों को शिकायत होती है कभी कभी, कुछ कुछ ज्यादातर गांव के जो नेटिव्स होंगे उन लोगों को इस तरह की शिकायत नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंट उन तक तो पहुंच जाता है जिसको इस तरह की शिकायत होती है। तो आसपास के कंट्री साइड या फिर कोई नियर बाय कोई एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोई हेडक्वार्टर है, तो वहां से उनके पास पहुंच जाएगा, बताएगा साहब मेरे जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द होता है तो जॉइंट को पकड़ के वो वहां पर प्रेस करना शुरू करेंगे, किस पोर्शन में ज्यादा दर्द कर रहा है, कहाँ दर्द कर रहा है, स्वेलिंग तो नहीं है। स्वेलिंग होगी तो उनका इंडिकेशन जाएगा, सीधे किडनी के पास में जाएंगे उन लोग, कि ये जरूर वहां से कुछ रिलेशन है ऐसा कि स्वेलिंग इनके बॉडी में आ रही है, उस जगह पर इन्फ्लेमेशन कितना है, कितनी दर्द हो रहा है, कितना कितना वो उसको बियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उस पेन को। तो जब वो बताएगा कि वो कहेगा इनको वात की शिकायत है, तो वात की शिकायत क्या होती है, अब उसको नहीं मालूम रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, उसे कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ पता है कि ये वात है। वात की बहुत सारी वजह बताएगा, वो ये भी पूछेगा, वो आपसे पूछेगा जब आसमान में बादल बहुत होते हैं, क्लाउड होता है, तभी पेन ज्यादा बढ़ जाता है आपको, फला चीज खाने से पेन बढ़ जाता है आपको। वो आपकी चीजों को पकड़ लेगा कि जॉइंट में पेन है। अब उसके लिए वो सिंपल कोई पेन ऑयल की बात नहीं करने वाला, वो उस चीज को बताएगा कि वो जाके बताएगा कि साहब ऐसा है कि आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत जो होती है वो किडनी से हो रही है आपकी, उस किडनी से वहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, और वो किडनी को पहले वहां से दुरुस्त करना पड़ेगा, वहां से फिल्टर कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं उनकी भाषा में बता रहा हूँ आपको। वहां से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहां से प्रॉब्लम होने के कारण धीरे धीरे वो प्रॉब्लम चल के आपके घुटने तक आ गई है, यहाँ पर जो है खून जम गया है और आपको यहाँ पे तकलीफ शुरू हो रही है। तो जहाँ वहां पर जाके आपको ठीक करना पड़ेगा समस्या, तो वहां की हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पर आ जाए साइंस में, हम तो इधर आ जाते हैं, तो किडनी आरएच फैक्टर की बात आ गई और यूरिक एसिड की बात आ गई, और वो जाके सीधे बोन्स तक भी जा रहा है, जॉइंट्स तक भी जा रहा है। तो ये जब दोनों के बीच का कोरिलेशन आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं बात निकल कर आती है कि वो फिर ठीक कैसे होगा या क्या कर रहे हैं उन लोग। तो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था, किसी ने उसको बहुत शिकायत थी इसी की, आरे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी काफी लंबे समय तक, और मैं उसके रिपोर्ट्स को देख रहा था, नागपुर में उसने दिखा कर आया था और काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन थी, और इससे बताया जब जानकार से तो उसने बोला साहब ठीक है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ये पैर में, उसने कहा बहुत जलन होती है, दर्द होता है बहुत, कुछ पट्टा दे दीजिए, कुछ पट्टा बांध दीजिए यहाँ पर, या कुछ सेकाई कर दीजिए, या कोई यहाँ पर पुल्टिस तैयार कर दीजिए, कुछ पट्टी बांध दीजिए, कॉटन बेल्ट या कुछ को लगा दीजिए। उसने बोला नहीं साहब, समस्या यहाँ से नहीं है, समस्या आपके पेट से है, आपके नीचे से है, तो यहाँ से आपको शुरू होगी किडनी से, और वो प्रॉब्लम उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो कॉर्न सिल्क की बात करी उन्होंने, कि मक्का जो होता है देसी मेज जिसको बोलते हैं,
या कॉर्न बोलते हैं, स्वीट कॉर्न कहा जाता है। तो वो जो कॉर्न के जो हेयर होते हैं, जो जो रेशे होते हैं, उनको उन रेशों को निकालकर उसने बोला कि इसका सूप पीना शुरू करें। इन रेशों को निकालकर एक मुट्ठी रेशा आपको 1 कप पानी में बॉईल करना है। जब वो हाफ कप बचेगा तो उसको रेशे को निकालकर फिल्टर करके फेंक देना है। बाकी जो लिक्विड होगा, जो डिकॉक्शन तैयार होगा, आधा कप जो होगा, उसको दिन में 2 से 3 बार पी लेना है आपको। और जो मेज़ है, मेज़ को रोस्ट करके या बॉईल करके उसको खा लेना है, उनके दानों को। तब मैंने उनसे फिर पूछा इस चीज़ से कि इसके पीछे क्या रिलेशन है, आप ये क्यों बता रहे हैं या इस तरह की चीज़ क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि देखिए ये जो है ये किडनी को जाके साफ करेगा और वो वहाँ से जो वहाँ से प्रॉब्लम को दुरुस्त करना शुरू करेगा। वो जो घुटने तक खून जम गया आकर, उस पे सबसे पहले आराम मिलना शुरू होगा। अब जब थोड़ा पढ़ाई करते हैं और जब देखते हैं कि जहाँ यूरिक एसिड का प्रोडक्शन एक्सेस हो गया था, उसको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया और काफ़ी हद तक वो आके यूरिक एसिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। यूरिक एसिड को थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया, उनके लोगों के आरएच फैक्टर्स निकाले गए, उनको देखा गया। मनोज नायर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज यूरिक एसिड रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिजीजेस? यूरिक एसिड नहीं, यूरिक एसिड अगेन इज अ बाय प्रोडक्ट, इज अ प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। जहां पर एक ऑटो इम्यून मतलब ये समझ लीजिए किसी ऑर्गन के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है पहले तो, और वो ऑर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने वाली है उससे, और ऑर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो वो किसी चीज का प्रोडक्शन एक्सेस करेगा या किसी प्रोडक्शन का एक्सेस खत्म कर देगा। उसका जो बैलेंस जो वे में चल रहा है वो बैलेंस वे खत्म हो जाएगा उसका, और वो बैलेंसिंग एक्ट खत्म होने के बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इवन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज अगेन अ प्रॉब्लम। ये हाइपोग्लाइसेमिक कर देगा, बार बार आपका इंसुलिन लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया कि आपके बॉडी में शुगर जो हो रहा है वो देख रहे हैं आपको 30, 20, 40 तक आ जाता है, लोग कलेप्स कर जाते हैं, या कई बार बहुत एक्सेस हो जाता है। तो दोनों तरह की चीजें उसमें अंदर हो जाती है। तो यूरिक एसिड जो है प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूस है समझ लीजिए, वो किडनी के वो बॉडी का मैकेनिज्म है समझ लीजिए, जहाँ पर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। अगेन तो वो यूरिक एसिड एक्सेस प्रोडक्शन जब होगा, तो एक्सेस प्रोडक्शन होने के कारण वो यूरिक एसिड जाकर डिस्टर्ब करने वाला है जॉइंट्स को, नकल्स को, और जितने जितने जहां जहां पर बॉडी में जहां पर जॉइंट्स हैं उन जगह पर जाकर वहां पर डिस्टर्बेंस करने वाला है। और यही कहीं कुछ ज्यादा किसी अमाउंट में किसी एक जगह पर आ गया बॉडी पोर्शन के अंदर में, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। यहाँ से समझ लीजिए तो उन्होंने उस चीज के रूट तक गए और उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, और 2-4 सप्लीमेंट अलग से दिए गए उनको। और देखते देखते वो जो पेशेंट था मेरे सामने, जो इतना क्रिटिकल केस नागपुर से चलकर आया था, बहुत जल्दी ठीक होने लग गया वो। तो इन्होंने बताया क्या उस चीज को, कि वही सब चीजें जो एक्सपोजर है, कि आप धूप में बैठकर बॉडी पे ऑयल लगाकर थोड़ा धूप में बैठे रहिए, सनबाथ लीजिए डेली बेसिस पे, थोड़ा वॉक करना शुरू कीजिए, थोड़ा स्टेयर्स पे चलना शुरू कीजिए, तकलीफ होगी आपको हल्का हल्का, फिर भी चलना शुरू करिए। अब घूम के आप जब जाएंगे जो वो वजह बता रहा है, तो ना लिफ्ट थी, ना हमारे पास फैसिलिटीज थी। एक टेलीविजन हुआ करता था जिसमें हम उठकर बार बार जाके बटन घुमा के चैनल चेंज करते थे, 10-12 चैनल्स होते थे। पहले तो एक ही चैनल आया करता था, फिर 10-12 चैनल्स हो गए, फिर रिमोट आ गया, फिर 200 चैनल्स हो गए। तो और फिर उसके बाद में फिर ताली बजाकर भी टीवी ऑन होता है, ताली बजाकर भी ऑफ होता है। तो हमने अपने आप को वहाँ पे सैचुरेट करना शुरू कर दिया। हम हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज थी उसको भी कम कर दिया। खान पान की तो हमने बात कर चुके हैं पहले, कि लोग टीवी देखकर और स्क्रीन टाइम मोबाइल देखकर भी खाते हैं लोग आराम से बैठ के, तो उन्हें पता ही नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो ऑटो इम्यून बेसिकली वो कंडीशन आ जाती है जब बॉडी के अंदर में कि खुद बॉडी की इम्यूनिटी कंफ्यूज होना शुरू हो गई, और वो उसने कंफ्यूज होकर आपके बॉडी ऑर्गन को खराब करना शुरू कर दिया। तो एक क्वेश्चन है जो आपने बोला, एक तो उन्होंने कहा कि वो हेयर को कॉर्न के जो हेयर हैं रेशे को एक बंच को लेके पानी में बॉईल करके फिर उसको रिड्यूस करके फिल्टर करके फिर दिन में 3 बार, और साथ में कॉर्न भी खाएं। मतलब कितना? हाँ, कॉर्न जो होता है, एक कॉर्न जैसे लिया आपने, उसको जब पील ऑफ किया तो एक मुट्ठी उसके सिल्क कॉर्न्स आ गए, कॉर्न सिल्क जो तैयार हो, उनको वहां यूज कर लिया। और इसी कॉर्न को जितना खा सकते हैं एक प्लेट में, एक है आपके पास में बॉईल करके
एक प्लेट में खा लिया, थोड़ा सा ले लिया, या रोस्ट करके पूरा खा लिया, यहाँ तो भुट्टा खाते हैं जिसको बोलते हैं सेंक के, तो वो खा लिया। तो वो बेसिकली पर्पस ये था कि वो बॉडी में इन एनी केस वो पूरा का पूरा चले जाना चाहिए, तो हमने उनके कॉर्न्स का भी यूज कर लिया और इनके दानों का भी यूज कर लिया, उन्होंने दोनों क्या, तरह से। कॉर्न से क्या होता है? कि ये जो है ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को, यानी किडनी की फंक्शनिंग को सेट करना शुरू करता है अच्छा। सिल्क कॉर्न। जब ये उसको ठीक करना शुरू करेगा तो वहां से उसका इम्पैक्ट बॉडी के उस ऑर्गन पर, दूसरा ऑर्गन पे जहां पर प्रॉब्लम जा रही है वहां पर उसको ठीक करना शुरू करेगा। इसके अलावा एक दो और चीजें थी, मैं चाहूंगा हम लोग उसको नेक्स्ट एपिसोड में तीन या चार चीजों को हम लोग इसमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस को ले लेते हैं, हम डायबिटीज को ले लेंगे, लूपस को ले सकते हैं हम लोग, और कुछ टाइप 1 डायबिटीज को भी ले सकते हैं। तीन चार चीजों पे ब्रीफली हम पांच छह फॉर्मुलेशंस में डिस्कस करना चाहूंगा नेक्स्ट वीक, ताकि जिनको इनकॉर्पोरेट करें तो उन लोगों को यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो काफी हद तक उनको फायदा मिलने वाला है। और एटलीस्ट हम प्रिकॉशनरी मेजर पर कुछ चीजों को हम शुरू कर सकते हैं कि हम अभी इस तरह से खाना खाना शुरू करें, इस तरह से चीज ना खेलना कूदना शुरू करें, थोड़ा जाएं, थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज अपनी बढ़ा दें हम लोग, इंडोर होने के बजाय थोड़ा आउटडोर में जाएंगे। क्लोज चेम्बर के अंदर में नंबर ऑफ जर्म्स कम होंगे, ओपन चेम्बर में या ओपन किसी गार्डन में अलग अलग तरह की चीजें आपके कांटेक्ट में आएंगी, तो आपको बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ हलचल होती रहनी चाहिए बॉडी के अंदर में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज में भी, जो आजकल बहुत ज्यादा लोग कहते हैं अच्छा मैं एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या फिर घर में ट्रेडमिल होता है या फिर बाइक होता है, बट रियली नेचर में वॉक करना या नेचर में जाके कोई रन करना चाहे, थोड़ा बहुत तो रन भी कर सकता है, पर नेचर वॉक इज द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज नेचर में अगर हम जस्ट सिंपल ट्रेडमिल लेते हैं या बाइक, घर की बाइक लेते हैं, तो यू आर रिपीटिंग द सेम मूवमेंट एट द सेम एंगल, और यू कैन चेंज अ लिटिल बिट एंगल, बट you're not giving your body a natural, if you look at it anatomically, you are just keeping it very steady, whereas when you're walking out on the road is never at one plane, so you constantly, your body has to adjust to fit that road. Of course there is this, the nature is ahar jo kehte hain hum, diet is not just by mouth, diet is by all the 5 sense organs. So by that reason, by when जब भी कोई इंसान डाइट की बात करता है, इनवेरिएबली अगर आप अपने आप को सोचते हैं जो मुंह के अंदर डाल रहे हैं वही डाइट है, नहीं, आईज की जो डाइट है, तो ये जो नेचर में कलर है, या फिर इवन व्हेन इट इज नो कलर, एंड ये विंटर में हमारी ट्रीज डाउन है, नथिंग लाइक वॉकिंग आउट इन द नेचर। दूसरा, सन, अगर आप दिन के टाइम वॉक करते हैं तो आपको सन बेदिंग भी साथ साथ हो जाता है, हवा भी मिलती है, फ्रेश एयर मिल रही है, सो अगर धूल भी मिल रही है तो वो भी अच्छा है आपके लिए। आप देखिए, जब आप वॉक करने जाएंगे ना, तो जैसा आप बता रहे हैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है कोई, एक रिदम, एक स्पीड, एक मूवमेंट, और बॉडी के लिमिटेड बॉडी ऑर्गन से जो मूव कर रहे हैं, वास्तव में आपके पैर हिल रहे हैं, हो गया, हाथ पकड़े हुए हैं आपने, वो भी एक हैंडल को पकड़ा हुआ है उसको, और मूव कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जंप कर रहे हैं आप हल्के। लेकिन यदि आप किसी गार्डन पे या किसी ट्रैक पर आप मूव करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, अलग अलग, कहीं पर झटका लगेगा, कहीं कुछ और लगेगा, कहीं कुछ और होगा, तो बॉडी के सामने ना कई बार अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस होंगे बॉडी के साथ में, तो बैक साइड ऑफ द माइंड और ब्रेन बहुत सारी एक्टिविटी चलते रहेंगी उसकी, कि अरे ये सामने पत्थर आ रहा है, इसमें पैर टच नहीं होना चाहिए, वो जो मैसेज जो जा रहा है आपका उतनी देर में, वो यहाँ से ब्रेन अपना एक्टिव हो गया। दीपक जी का इंटरनेट आज थोड़ा सा ढीला है, तो दूसरा, आप जा रहे हैं एकदम से, कोई आपको छींक आ गई, छींक दिया आपने, तो आप समझ रहे हैं छींक आना मतलब क्या होता है? छींक आना मतलब एलर्जेंस आपके बॉडी में आए, राइट, उन एलर्जेंस से रिएक्ट करने के लिए इम्यूनिटी ने ताकत लगाई और आपकी बॉडी ने रेसिप्रोकेट करी, बॉडी ने एक मैसेज दिया, छी करके हमने उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करी। तो जो इम्यूनिटी जिसको हम बात करें, जिसको स्टोर हाउस में कैद करके रखा है, आपने थोड़े जॉब पे लगा दिया उसको, चलो भाई ऑटो इम्यून नहीं होना, वो उसको खर्च भी करना पड़ेगा। इम्यूनिटी बेसिकली वो गुल्लक है जो एक समय के बाद में उसको फुल हो जाती है, वो उसके बाद आप ठूस नहीं सकते उसके अंदर में उस चीज को, कि बहुत सारी जो इस दौर में कोरोना के टाइम पे जितना लोगों ने काढ़ा काढ़ा काढ़ा, मैं हमेशा चिल्लाता था मत पीजिए इतना सारा काढ़ा, इतनी सारी इम्यूनिटी मत बनाइए,
कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो इम्यूनिटी भी एक लिमिट वे में होनी चाहिए। और जितने हम लोग, खास तौर पे मैं वेस्टर्न यूएस की बात नहीं करूंगा, वहां तो मेडिकल सिस्टम एटलीस्ट थोड़ा इस मामले में डिजाइंड है कि ओटीसी इतना ओपन नहीं है वहां पर, या फिर वो मेडिसिन जाके रैंडमली उठा के नहीं जा सकते आप फार्मासिस्ट के पास में। यहाँ तो जाके सीधे लोग जाते हैं, बोलते हैं भैया सिर दुख रहा है और छींक बहुत आ रही है यार, तो कोई दे दो ना दवा, तो उठा के 2 एंटीबायोटिक दे देगा, 3 एंटीबायोटिक दे देगा, आदमी खा लेगा, उसको पता भी नहीं है उसने कि 3 एंटीबायोटिक क्यों लिया, क्या लिया और क्या हो रहा है। तो इतने हम लोग रैंडम है यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर। तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम इन सब चीजों की इसलिए भी हो रही है कि हम लोग सेल्फ डायग्नोसिस के मोड में आ गए हैं। हम सोचते हैं डॉक्टर के पास में, उसका जो है ओपीडी भी इतना है, 600 रुपया ले रहा है डॉक्टर, तो आदमी सोचता है डॉक्टर के पास 600 रुपए देने के बजाय 600 में दवाई ना ले आऊं मैं जाकर। और वो हर आदमी वैद्य, हर आदमी डॉक्टर बन चुका है इस समय। उसे पता है अभी ठीक है, अच्छा कोरोना टाइप लग रहा है यार, ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन 3 दे देना भैया, मुझे 3 दिन एजिथ्रोमाइसिन खा लेता हूँ, डोलो दे देना, टेम्परेचर डाउन कर लेना, खुद ही डॉक्टर बन गए हैं वो। तो ये जो चीजें हैं यही खतरनाक है, यही और मेरे खतरनाक पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तो जी। हम आज के, बिकॉज आई नो इनके नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होगा, तो इट इज, आई थिंक द कॉन्वर्सेशन इज सो इम्पोर्टेंट। और आपने छींक की बात कही, तो वो भी आजकल मॉडर्न जमाना ये है कि लोग छींक को भी हाँ, लेते हैं, ठीक है। उसको भी। हाँ, और एक्सक्यूज मी, उसको भी दबा के एक्सक्यूज मी कर देंगे वो एक बार। और ठीक वेस्टर्न है, मैं तो छींको, रो, हंसो, खांसो, जोर से खुल के, सब एग्जैक्टली सिस्टम हिलना चाहिए आपका। राइट। तो वेस्टर्न यहाँ पे तो यूएस में तो स्पेशली छींक को तो मैंने हम्म, बोली ये क्या है, तो बोले हाँ, कि सो ग्रोस टू छींकना। हाँ, तो आयुर्वेद में देयर आर सो मेनी अधारणीय वेग and some हाँ, right, non-suppressible urges and suppressible urges. So please छींकिए जब छींक आए, because it is a non-suppressible urge. There are problems you can have अगर आप अपनी छींक को रोकते हैं, including you can have, because it creates, the moment you create the pressure, it can cause conjunctival bleeding, because it raises pressure. सो प्लीज छींकिए, बिकॉज आप अलाउ कर रहे हैं जो फॉरेन पार्टिकल गया अंदर, जिसकी वजह से आप छींक रहे थे, उसको बाहर तो आने दीजिए। तो पार्ट ऑफ दैट इज, नोज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। सो आई वांटेड टू ब्रिंग दैट, बिकॉज आपने छींक की बात कही तो बिल्कुल, वो इन्फ्लेमेशन, वो भी एक इंडिकेशन है किसी फॉरेन बॉडी का बॉडी में आने पर, उसको छींक के बॉडी बाहर करना चाहती है। तो आप जाएंगे, जब बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि डस्ट से एलर्जी हो रही है आपको, पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो रही है, ग्रासेस से एलर्जी हो रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस से, किसी पर्टिकुलर परफ्यूम से। निकलने पर समझ में आएगा। आप ट्रेडमिल पे करते रहेंगे तो ये सब चीजें, ये एक्सपीरियंसेस नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा स्टोर हाउस को खाली भी करना पड़ेगा इम्यूनिटी के आपको, ताकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आप बच सकें। अगले हफ्ते हम लोग इसी पर फॉर्मुलेशंस पे बात करेंगे। Yeah, so thank you everyone for joining today. आज हम सेहत में हमने आपको एक बैकग्राउंड दिया ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में, पर हम इसके बारे में मच मोर स्पेसिफिक नेक्स्ट संडे बात करेंगे। तो नॉर्मली हम 2 वीक्स में करते हैं, लेकिन इस बार हमारा नेक्स्ट वैलेंटाइन डे में February 14th को हमारा नेक्स्ट वन होगा ऑन ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो प्लीज जॉइन अस अगेन नेक्स्ट संडे। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस घूमिए फिरिए, मौज करिए, खूब खाइए, और किसी चीज से डरिए मत, ठंड से मत डरिए। सिंसिनाटी में स्नोफॉल हो रहा है, तो थोड़ा एक बार जाके सर के ऊपर थोड़ा गिरवा लीजिए। गर्मी जब आ जाए तो थोड़ा सा खूब सारा धूप में निकल के आसमान में सूरज की तरफ देख के छींक भी लीजिए, और बारिश जब हो रही तो भीग कर भी आ जाइए। तो बस ये सब बनाया नेचर ने आप सबके लिए, सबको फील कीजिए, स्टार्ट फीलिंग ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू, फ्लावर्स को, लीव्स को, सबको एंजॉय कीजिए। तो अपने आप आपकी बॉडी आपकी, इट विल टेक केयर ऑफ यू बेटर। Thank you everyone. Namaste and see you again next Sunday. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।